गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। चलिए, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है, तो देखिए रात का है इस समय हो रहा है 8 और हम प्रारंभ करते हैं। आपके सामने लेकर के आए हैं जीके क्विज स्पेशल सीरीज। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में, और आज की इस क्लास में क्या है कि सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो जारी किया जा सकता है, मतलब कैसे जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है प्यारे अभ्यर्थियों, वो कैसे जारी किया जा सकता है। समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिकार के रूप में संसदीय अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है, या राष्ट्रपति को उल्लेख किए गए विशेष प्रावधानों पर जारी किया जा सकता है, या राष्ट्रपति का अध्यादेश संविधान के किसी भी प्रावधान पर जारी किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें राष्ट्रपति के अध्यादेश की कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कैसे जारी किया जा सकता है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर है आपका कि समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों कि सभी विशेष प्रावधानों पर ही नहीं या संविधान के किसी प्रावधानों पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होगा वो प्यारे अभ्यर्थियों समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में जारी होगा। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो देखिए भारतीय संविधान में अध्यादेश का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इससे लिया गया था। ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आरपीएफ-एसआई 2019 में पूछा गया प्यारे अभ्यर्थियों। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। पूछ रहा है कि कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। तो हमेशा याद रखिएगा का से कैगा और का से होता है आपका कर्नाटक, यानी कि प्यारे अभ्यर्थियों आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन सही होगा यानी कर्नाटक। बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों कैगा जो परमाणु संयंत्र है ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि काली नदी के किनारे स्थित है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कैगा आपका, जो प्यारे अभ्यर्थियों काली नदी के किनारे स्थित है। प्यारे अभ्यर्थियों इस संयंत्र की बात करें संचालन की, तो इस संयंत्र का जो संचालन है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यह भारी जल रिएक्टर तकनीक का उपयोग करके बनाया जाने वाला भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन है, तो कह देना कि कैगा है। कैसे, तो प्यारे अभ्यर्थियों भारी जल रिएक्टर टेक्निक का उपयोग करके इसको भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसके अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन संसद में पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यह एक सांविधिक निकाय है। निकाय दो प्रकार के, एक सांविधिक एक गैर सांविधिक। तो यह एक सांविधिक निकाय है प्यारे अभ्यर्थियों जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्यारे अभ्यर्थियों यह गृह मंत्रालय का ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गृह मंत्रालय का एक नोडल मंत्रालय माना गया प्यारे अभ्यर्थियों। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो आपके जस्टिस न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इस समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।
क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय या फिर इनमें से कोई नहीं। चोल वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों अंतिम शासक आपके राजेंद्र चोल तृतीय को माना जाता है। राजेंद्र चोल तृतीय को माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। राजेंद्र चोल तृतीय उर्फ अधिराजन, अधिराजन की उपाधि मिली थी प्यारे अभ्यर्थियों ने। तो बात करें तो सबसे पहले चोल वंश, तो चोल वंश में क्या है कि विजयालय ने, चोल वंश के शासक विजयालय ने 800 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। यह राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित हुआ करता था। यहां तक क्लियर है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय और अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आइए। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण एवं कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ गंगा कार्यक्रम, हर घर जल अभियान, नमामि गंगे परियोजना या फिर गंगा कार्य योजना। प्यारे अभ्यर्थियों सभी लोग इसका आंसर करिएगा, आप सभी लोग। और बात करें तो गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों केंद्र सरकार द्वारा जो एक मिशन चलाया गया, जिसे हम नमामि गंगे प्रोजेक्ट या फिर नमामि गंगे परियोजना के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। यह एक विशेष प्रकार का एकीकृत मिशन है, जिसे 2014 में भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा मतलब कि अनुमोदित किया गया था। प्यारे अभ्यर्थियों 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना, नमामि गंगे परियोजना आपकी 20,000 करोड़ रुपए लागत की अनुमोदित स्वीकृत परियोजना प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। प्यारे अभ्यर्थियों नमामि गंगे परियोजना 2014 केंद्र सरकार 20,000 करोड़ की लागत से। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों किसके निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन B12, विटामिन ए, आयरन या फिर कैल्शियम। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है प्यारे अभ्यर्थियों, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये प्यारे अभ्यर्थियों आयरन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। आयरन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। लौह तत्व का लौह जो तत्व है, लौह तत्व से रक्त का आपका हीमोग्लोबिन बनता है प्यारे अभ्यर्थियों आयरन से, जो शरीर में ऑक्सीजन का एक बहुत प्रमुख संवाहक माना गया है। इसकी कमी से बात करें तो आयरन की कमी से प्यारे अभ्यर्थियों शरीर में अरक्तता यानी रक्ताल्पता, एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यकृत जो है ये आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे सर्वोत्तम स्रोत है यकृत। ठीक है, कलेजी जिसे कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। किसी नेता की प्रतीक्षा ना करें, अकेले करें, मनुष्य से मनुष्य के द्वारा। इस पंक्ति को, इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या फिर मदर टेरेसा। किसी नेता की प्रतीक्षा ना करो, अकेले करो, मनुष्य से मनुष्य के द्वारा। इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर है आपकी मदर टेरेसा। डी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा। न्याय की मूर्ति, मानवता की प्रतिमूर्ति और शांति की दूत मदर टेरेसा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, शांति की दूत और आपकी मानवता की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा का जो जन्म प्यारे अभ्यर्थियों 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था। 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें मदर टेरेसा तो जब भारत आ गई तब उनका नाम मदर टेरेसा रखा गया प्यारे अभ्यर्थियों। जबकि इनके वास्तविक नाम की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आन्येजे गोंजा बोजायिजू। ठीक है, आन्येजे गोंजा और बोयाजियो ये इनका प्रमुख नाम है, इनका वास्तविक नाम है, मूल नाम है प्यारे अभ्यर्थियों मदर टेरेसा का। ठीक है, 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में जन्मी।
ठीक है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे अभ्यर्थियों? एकदम सिंपल है, यूपी विधानसभा 2018 में पूछा गया अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ प्यारे अभ्यर्थियों ताला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र माना गया अलीगढ़ को, जिसके ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 1870 में जॉनसन एंड कंपनी 1870 में जॉनसन एंड कंपनी ने सबसे पहला अपना ताला का कारखाना यहीं पर अलीगढ़ में ही खोला था, जॉनसन एंड कंपनी। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाए। मृदा जिनमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या फिर गोंडा। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ऐसी मिट्टी जिनमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए मृदा यानी मिट्टी है क्या प्यारे अभ्यर्थियों? तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जो कि मतलब कि असंगठित जो पदार्थ हैं, इन असंगठित पदार्थों की जो परत होती है, जो धूल होती है, यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी मृदा कहलाती है, ये आपकी मिट्टी कहलाती है। उत्तर प्रदेश के प्यारे अभ्यर्थियों जौनपुर, आजमगढ़, मऊ में मुख्यतः इन जिलों में पोटास की कमी पाई जाती है इस मृदा में, तो जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका जौनपुर। ठीक है, ऑप्शंस के मुताबिक यहाँ पे जौनपुर आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों की स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर के तैयार किया है? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, लॉर्सन एंड ट्रूबो या फिर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर के किया है? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो DRDO ने इस लार्सन एंड ट्रूबो, जिसका शॉर्ट में नाम होता है LNT कंपनी, DRDO ने LNT कंपनी के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया है, इस जोरावर टैंक का निर्माण किया है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जल्द ही इस टैंक का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक प्यारे अभ्यर्थियों कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO ने घरेलू स्तर पर एक नया इंजन विकसित करने की परियोजना पर एक प्रयास प्रारंभ कर दिया है। उम्मीद है कि भारतीय कंपनी DRDO अपने इस नए मिशन पर कामयाब जरूर होगी। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये प्यारे अभ्यर्थियों एक संयुक्त वायुसैन्य एक अभ्यास होता है जिसमें एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी प्यारे अभ्यर्थियों ऑस्ट्रेलिया कर रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बहुत सारे यानी कि बहुराष्ट्रीय एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें बहुत सारे राष्ट्र भाग लेते हैं। प्रति 2 वर्षों में मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। और ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए कि भारतीय जो वायुसेना है इसकी एक कमांडेंट 12 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास पिच ब्लैक 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया के बेस डार्विन पहुंची है। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसने अपने 45 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें 20 देश, 140 से भी अधिक विमान और 4400 से भी अधिक सैन्य कर्मचारी इसमें शामिल हैं। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का सवाल है प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी प्रोजेक्ट का नाम है, परियोजना का नाम है, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।